इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, पल्स 24 न्यूज देख रहे हैं आप मेरे यानी अक्षिता रावत के साथ। और वक्त हो चला है उत्तराखंड उत्तर प्रदेश की खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। नैनीताल में सीएम धामी की सुबह की सैर, लोगों से की मुलाकात, बोले डबल इंजन सरकार सुशासन का मॉडल। राम मंदिर पर धर्म ध्वजा स्थापना से बौखलाया पाकिस्तान, कांग्रेस नेता बोले भारत के मामलों में दखल न दे पाकिस्तान। हरिद्वार में खनन माफिया का आतंक, पत्रकार पर ट्रैक्टर से जानलेवा हमला, पुलिस की गैर मौजूदगी पर उठे सवाल। रामनगर में जिला विकास प्राधिकरण के खिलाफ उग्र विरोध, ग्रामीणों ने एसडीएम ऑफिस में धरना देकर समाप्ति की उठाई मांग। बरेली में बीएलओ ड्यूटी के दबाव से शिक्षक की मौत, पत्नी की मौत के बाद अकेले बच्चों की परवरिश कर रहे थे सर्वेश। चलिए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नैनीताल पहुंचे, जहां सीएम ने सुबह की सैर पर स्थानीय लोगों से और पर्यटकों से बातचीत की और पंत चौक टी स्टॉल पर खुद से चाय बनाई। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि देश की जनता काम करने वाले लोगों को मौका दे रही है। देश में प्रधानमंत्री मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद एक वर्क कल्चर आया है। डबल इंजन की सरकार सुशासन और पारदर्शिता का मॉडल बन चुकी है। लोग काम को देखते हैं, न कि भ्रामक बातों को। अब देखिए, देश की जनता काम करने वाले लोगों को मौका दे रही है और देश के अंदर 2014 के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी के बनने के बाद एक वर्क कल्चर देश के अंदर आया है। और जहां भी देश के अंदर चुनाव हो रहे हैं, जिन राज्यों में भी, उन सभी राज्यों में अब डबल इंजन की सरकारें बन रही हैं, क्योंकि डबल इंजन की सरकारें विकास का मॉडल बन चुकी हैं, सुशासन का मॉडल बन चुकी हैं, पारदर्शिता का मॉडल बन चुकी हैं। चाहे हरियाणा हो, महाराष्ट्र हो या अभी बिहार के अंदर हो, तो जनता ने जो है लगातार इन सरकारों को चुना है और ये सरकारें अच्छा काम कर रही हैं, क्योंकि लोग अब काम को देखते हैं, भ्रामक बातों को नहीं देखते हैं। जो लोगों में भ्रम फैलाने का, झूठ फैलाने का, अफवाह फैलाने का, झूठे नैरेटिव बनाने का जनता उनको नकार रही है। यही बिहार में भी हुआ है। अयोध्या में राम मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वजा की स्थापना से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। धर्म ध्वजा की स्थापना को भारत के अल्पसंख्यकों और मुस्लिम सांस्कृतिक विरासत के लिए खतरा बताने के बयान पर कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत ने कहा कि पाकिस्तान को अपनी हद में रहना चाहिए, क्योंकि कोई भी भारतीय अपने अंदरूनी मामलों में दखल बर्दाश्त नहीं करता है। हमारे यहाँ एक हेल्दी डेमोक्रेसी है, मजबूत संविधान है। पाकिस्तान भारत के मामलों पर कमेंट करके अपनी मौत को बुला रहा है। पाकिस्तान टूटने वाला है, हम अपने मामले खुद सुलझा सकते हैं। कोई नैतिक अधिकार, पाकिस्तान अपनी हद में रहे। भारत के आंतरिक मामलों में किसी भी प्रकार की दखलंदाजी कतई किसी हिंदुस्तानी को बर्दाश्त नहीं। हमारा स्वस्थ लोकतंत्र है, हमारा संविधान मजबूत है। आपकी तरीके से हर 10 साल में हमारा संविधान नहीं चेंज होता है। इस तरीके की भारत के आंतरिक मामलों में टिप्पणी करके पाकिस्तान नए विवाद को और अपने लिए मौत को जो है दावत दे रहा है। पहले बलूचिस्तान को देखें, बलूचिस्तान में जिस तरीके से वो आतंकी कार्रवाई वहां की सेना कर रही है, अफगानिस्तान में जिस तरीके से युद्ध अफगानिस्तान के साथ लड़ रहा है, उसको संभाले। पाकिस्तान खंड खंड होने वाला है, उसका संविधान बचा नहीं है। इमरान खान के बारे में तमाम अफवाहें आ रही हैं, तो अपने घर को देखें, हम अपने मतभेद स्वयं सुलझा लेंगे। खबर हरिद्वार से है, जहां आपको बताते चले कि रानीपुर कोतवाली के अंतर्गत सुमन नगर चौकी क्षेत्र में खनन माफियाओं के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि उन्होंने एक स्थानीय पत्रकार पर जानलेवा हमला कर दिया। जानकारी के अनुसार पत्रकार की गाड़ी को माफिया ने तेज रफ्तार ट्रैक्टर से उड़ाने की कोशिश की, जिससे पत्रकार बाल बाल बच गया। बताया जा रहा है कि खनन माफिया के ट्रैक्टर में बैठे लोगों ने पत्रकार का पीछा करते हुए वाहन में टक्कर मारने का प्रयास किया। घटना के बाद पत्रकार ने तत्काल 112 नंबर पर सूचना दी और चौकी तथा सीओ को भी जानकारी दी, लेकिन हैरानी की बात रही कि सूचना के बाद भी मौके पर कोई पुलिसकर्मी नहीं पहुंचा। पुलिस की अनुपस्थिति ने स्थानीय लोगों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। पत्रकार ने पूरे मामले की शिकायत उच्च अधिकारियों को भेज दी है और पुलिस प्रशासन से कड़ी कार्रवाई की मांग की है। रामनगर में जिला विकास प्राधिकरण के खिलाफ विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है। ज्येष्ठ ब्लॉक प्रमुख संजय नेगी के नेतृत्व में ग्रामीणों ने एसडीएम कार्यालय के बाहर एक दिवसीय धरना दिया और प्राधिकरण के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान उन्होंने प्रदेश के मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन भेजकर ग्रामीण इलाकों से जिला विकास प्राधिकरण को समाप्त किए जाने की मांग की। संजय नेगी ने कहा कि रामनगर विधानसभा क्षेत्र के करीब 25 ग्रामीण इलाकों में जिला विकास प्राधिकरण लागू कर ग्रामीण जनता को परेशान किया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्राधिकरण अब भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है। नेगी ने चेतावनी दी कि यदि जल्दी ग्रामीण क्षेत्रों से जिला विकास प्राधिकरण को खत्म नहीं किया गया तो उग्र आंदोलन किया जाएगा।
रामनगर विधानसभा में जिस तरीके से जिला स्तरीय प्राधिकरण लागू किया गया है और पहले ही दर्जनों गांव प्राधिकरण में थे और अब एक नया शासनादेश इन्होंने निकाला है जिसमें छोई गांव, मोहान, चुकम, पिरुमदारा इत्यादि गांवों को भी जो है प्राधिकरण में शामिल कर दिया गया है। और प्राधिकरण में शामिल करने के बाद यदि व्यक्ति अपना कोई आवासीय भवन बना रहा है या व्यावसायिक भवन बना रहा है तो प्राधिकरण के जेईज वहां पर पहुंचते हैं और लोगों से जो है कहते हैं कि आपने प्राधिकरण से नक्शा पास नहीं कराया गया है, इसलिए आपको हम नोटिस देते हैं और पैसों की डिमांड उनसे की जाती है। जेई के द्वारा पैसों की डिमांड की जाती है और पैसे लेने के बावजूद भी उनके मकानों को सील करने का काम किया जा रहा है यहाँ पे। और पहले से ही 26 गांव फलपट्टी के नाम पे यहाँ पे 143 नहीं हो पाती है और जिस कारण से लोगों को लोन नहीं मिल पाता और लोग अपने आवासीय भवन बनाने में भी लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था और अब प्राधिकरण के आने से और ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और रामनगर विधानसभा के अंदर लोगों के अंदर बहुत ज्यादा आक्रोश प्राधिकरण के खिलाफ है, जिसको लेकर प्राधिकरण को जो है समाप्त किए जाने की मांग को लेकर आज हमने यहाँ पे 1 दिवसीय धरना और उपवास कार्यक्रम हमने यहाँ पर रखा है। यदि सरकार के कानून में अब भी जो नहीं रहेंगी तो निश्चित रूप से एक बड़ा आंदोलन प्राधिकरण को हटाने के लिए रामनगर में किया जाएगा। बरेली के भोजीपुरा ब्लॉक और थाना इज्जत नगर क्षेत्र में ग्राम परधौली में तैनात सहायक अध्यापक एवं बीएलओ सर्वेश कुमार गंगवार की ड्यूटी के दौरान स्कूल में अचानक हार्ट अटैक आने से मौत हो गई। घटना ने पूरे शिक्षा विभाग के प्रशासनिक तंत्र पर गंभीर प्रश्न खड़े कर दिए हैं। शिक्षक सर्वेश पिछले कई दिनों से बीएलओ की लगातार फील्ड ड्यूटी का अत्यधिक दबाव में थे। सबसे दुखद पहलू ये है कि सर्वेश की पत्नी प्रभा की सितंबर 2025 में कैंसर से मौत हो चुकी है। तब से वो अपने 5 साल के जुड़वा बच्चों को अकेले पाल रहे थे। परिजनों का कहना है कि पारिवारिक परिस्थितियों के बावजूद प्रशासन ने उनकी मानसिक स्थिति पर ध्यान नहीं दिया और लगातार बीएलओ ड्यूटी में लगाए रखा। मृतक के भाई योगेश कुमार गंगवार ने घटना को लापरवाही का परिणाम बताते हुए गैर शिक्षक कार्यों का बोझ कम करने, अध्यापक होते हुए भी सर्वेश को लगातार बीएलओ की फील्ड ड्यूटी में लगाया जाता रहा। सहकर्मियों का कहना है कि पत्नी की मौत और बच्चों की जिम्मेदारी के बावजूद प्रशासन ने उनकी स्थिति पर ध्यान नहीं दिया। यह घटना एक बार फिर दिखाती है कि सरकारी कर्मचारियों, खासकर शिक्षकों पर अतिरिक्त कार्यभार का बोझ किस तरह उनकी निजी जिंदगी पर भारी पड़ रहा है। योगेश गंगवार क्या हुआ भाई? कहाँ बीएलओ का कार्य कर रहे थे और अचानक में खड़े खड़े गिर पड़े स्कूल में। वहाँ के हेड का फोन आया कि उनको संभवतः ब्रेन हेमरेज हुआ है क्योंकि मुंह से ब्लड आया था। तो संभावना ये लग रही थी कि ब्लड आया तो ब्रेन हेमरेज हुआ है। तो तुरंत एम्बुलेंस की व्यवस्था कराई उन्होंने और यहाँ भिजवाया प्रताप हॉस्पिटल। मैंने बोल दिया था प्रताप में लाओ, नजदीक में है। हम लोग भी यहीं ड्यूटी कर रहे थे अभी, तो तुरंत भागते हुए आए। यहाँ आके सीएमओ साहब और डीएम साहब सब लोग आ गए। तब तक उन्होंने अपनी जाँच की तो वो उनका कहना ये है कि उनको हार्ट अटैक हुआ है। अब ये कंफर्म नहीं है हार्ट अटैक है या उनको ब्रेन हेमरेज हुआ है। रात में काम करते थे क्योंकि साइट जो है दिन में नहीं चल पा रही थी। रात में काम करते थे, 11-12 बजे तक लगातार काम कर रहे थे। सुबह उठ के काम करते थे, सोने को पूरा टाइम नहीं मिल पा रहा था। काम का लोड ज्यादा था। वाइफ अभी एक्सपायर हुई थी 2 महीने बाद, सितंबर में एक्सपायर हो गई थी। तो कहीं ना कहीं टेंशन वो भी रही। बच्चों को देखना, स्कूल छोड़ना, ये सब चीजें जिम्मेदारियां जब होती हैं तो आदमी टेंशन में रहता है। ऊपर डांट पड़ती है, वो और समस्या करता है। यारो महोदय हैं या प्रशासन में जो भी हैं, मीटिंगें बुलाते हैं, सुपरवाइजर्स हैं कि आप काम करके दिए, टारगेट पूरा करके दीजिए, आपका परसेंटेज कम है। ये सब चीजें निकल के आती हैं तो आदमी प्रेशर में आता है। 99% संभावना मुझे यही लग रही है, प्रेशर में ही सब हुआ है। कहाँ तैनात है ये प्राथमिक विद्यालय परधौली में तैनात है। एक कमी बहुत बड़ी है इस काम में कि जो महिलाएं हैं उनको 2003 की लिस्टें लाने मैके से पड़ रही हैं। अब मैके से लिस्टें लाना यानी जो 40 प्लस की हैं, मतलब 40 प्लस एज वाले जो लोग हैं, उनको अपने मूल निवास का एड्रेस लाना पड़ रहा है। अब मूल निवास उनका महिलाओं का मतलब आधी महिलाएं मान के चलिए वोटर होती हैं तो वो अपने मैके से लाए। वो 2003 की वोटर लिस्ट वो संभव नहीं हो पा रहा है। डाउनलोड गाँव में कर नहीं पाते हैं लोग क्योंकि कहीं ना कहीं शिक्षा की कमी है, जिस वजह से ये चीजें दिक्कत कर रही हैं। शहर में नहीं हो पा रहा है, ये देहात में तो बहुत बड़ी बात है। तो ये सब चीजें इकट्ठी कर पाना बहुत मुश्किल है, इसलिए काम का परसेंटेज कम हो रहा है, सभी का हो रहा है। हाँ बिल्कुल, मेरी परसों मुलाकात हुई थी और मैंने समझाया ऐसे काम कर लो, अगर नहीं मिल पा रहा है तो उसको दोनों कॉलम क्रॉस करके और उसको आगे बढ़ जाओ और फॉर्म अपलोड करो। तब उन्होंने काम का परसेंटेज अपना बढ़ाया है। 2-3 पहले मुलाकात हुई थी मेरी। प्राथमिक विद्यालय परधौली में ड्यूटी चल रही थी। हम लोग रहने वाले तो मूल निवासी यहाँ कसरा गाँव पड़ता है, जिला श्यामपुर और तहसील तिलहर है, वहाँ के रहने वाले हैं। लेकिन बचपन से यहीं रहे हैं। फादर हमारे जॉब में थे, बरेली में काम मिलवा लिया, यहीं रह रहे हैं कर्मचारी। फादर 2014 से लाभ से आज तक नहीं पता लगा उनको। हाँ जॉब कर देते हैं। एक टीचर अपने आए थे, क्या प्रॉब्लम थी, क्या हुआ? एक टीचर
मिस्टर सर्वेश कुमार जी आए थे, 47 साल उनकी उम्र थी, और उनके भाई साहब उनको लेके आए थे, लेकिन जब तक वो लेके आए थे कोलैप्स थे, ऑलरेडी उनकी डेथ हो चुकी थी। क्या लग रहा था प्रथम दृष्टया? अब उनके भाई ने ऐसी कोई हिस्ट्री वगैरह नहीं दी कि उनको शुगर थी या हाई बीपी था। जानकारी ये मिली कि वो स्कूल में पढ़ा रहे थे और गिर गए। जब तक यहाँ पे लेके आए वाज नो मोर। कॉज ऑफ डेथ सिम्टम कुछ इस तरह के क्या रहे हैं? कॉज ऑफ डेथ तो पोस्टमार्टम के बाद ही पता चल पाएगा, लेकिन प्रथम दृष्टि से ऐसा लग रहा है कि उनको मैसिव हार्ट अटैक हुआ होगा, जिसकी वजह से उनकी दिल की धड़कन रुक गई। क्या पहले से उन्हें कोई बीमारी थी? पहले से कोई बीमारी तो नहीं उनके भाई ने बताई। ठीक, थैंक यू। सर क्या मामला है सर? हमारे यहाँ 120 विधानसभा क्षेत्र में योगेश कुमार जी परखौली के बीएलओ थे और जिसमें वो कार्य कर रहे थे। कार्य करने के दौरान उनकी तबीयत खराब हो गई। उनके एम्बुलेंस में प्रताप हॉस्पिटल लाया गया। वहाँ पे डॉक्टर ने उन्हें कर दिया। उनकी जो है परिवार का कहना है कि वो बहुत ज्यादा दबाव में थे, काम को लेकर लगातार दबाव बनाया जा रहा था, इसकी वजह से स्थिति तनाव में काम बहुत अच्छा चल रहा था। काम उनका बहुत अच्छा था और उनके सहयोग में काफी टीचर लगा रखे थे, शिक्षा अधिकारी लगा रखे थे, एक और टीचर लगा रखा था साथ में। उनके जो भाई आए हुए हैं वो भी कह रहे हैं बहुत ज्यादा प्रेशर है, लगातार अधिकारी भड़का रहे हैं, धमका रहे हैं। इस मामले में अब कोई भड़का नहीं रहा है किसी को भी, बल्कि अगर किसी कोई समस्या आ रही है तो एक हैंड उनको और उपलब्ध कराए जा रहे हैं ताकि काम हो जाए। अब इस मामले को लेकर क्या कार्रवाई होगी, क्या आपका प्रोसीजर आगे का? अब जो भी होगी विधिक कार्रवाई की जाएगी। ठीक है। रामनगर पीएनजीपीजी महाविद्यालय में अनुसूचित जाति जनजाति के विद्यार्थियों को सिविल सर्विसेज की निःशुल्क कोचिंग कराई जाएगी, जिसको लेकर महाविद्यालय में आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। वहीं प्राचार्य प्रोफेसर एमसी पांडे ने निःशुल्क कोचिंग को रामनगर क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया, जिसका लाभ सीधे विद्यार्थियों को मिलेगा और रामनगर के विद्यार्थी अधिकारी बन सकेंगे। उन्होंने कहा कि रामनगर क्षेत्र के विद्यार्थी भी सिविल सर्विसेज की तैयारी अपने ही नगर में रहकर कर सकेंगे। बता दें कि शासन द्वारा रामनगर महाविद्यालय को अनुसूचित जाति जनजाति के विद्यार्थियों को निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए प्रशिक्षण केंद्र बनाया गया है। समाज कल्याण विभाग की इस योजना के तहत यह उत्तराखंड राज्य का एक भाग पीएनजी महाविद्यालय है, जहां ये केंद्र संचालित किया जाएगा। इस प्रशिक्षण केंद्र में सिविल सर्विसेज की प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी के लिए कोचिंग प्रदान की जाएगी। रामनगर एक ऐसा क्षेत्र है जो कि कुमाऊं के बहुत बड़े हिस्से को और गढ़वाल के भी एक हिस्से को कवर करता है और कई विधानसभाओं में इसके छात्र हमारे से आते हैं, वहाँ से आ रहे हैं और शिक्षा ले रहे हैं। जो हमारी रेगुलर पढ़ाई है उससे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स 100% कवर नहीं हो पाते हैं, इसलिए हमारा प्रयास ये था कि हमारे बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए जब जाएँ तो वो पूरी तैयारी से जाएँ। हमने इसके लिए समाज कल्याण विभाग को एक प्लान दिया था, अपने प्रस्ताव दिया था और बड़ी खुशी की बात यह है कि समाज कल्याण विभाग ने हमारे इस प्रस्ताव को स्वीकार किया। पूरे उत्तराखंड से ये इकलौता कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज, जिसमें कि ये प्रस्ताव माना गया है और इसकी स्वीकृति हमें प्राप्त हो गई है। दिसंबर माह के शुरुआत से ही हम पहले हफ्ते के बाद से इसकी कक्षाएं प्रारंभ कर देंगे। इसकी विज्ञप्ति जारी हो चुकी है और इसके 3 तारीख तक इसके एप्लीकेशंस मांगी गई हैं। उन बच्चों में से जो उच्च अंक वाले बच्चे होंगे उनका चयन किया जाएगा। 50 सीट यहाँ के लिए अलॉट की गई हैं, तो 50 बच्चे अनावासीय आधार पर यहाँ पर शिक्षा प्राप्त करेंगे और ये केंद्र अच्छे ढंग से काम करे, इसके लिए हमने पूरी व्यवस्थाएं करी हैं और महाविद्यालय के जो शिक्षक संबंधित विषयों के हैं वो तो पढ़ाएंगे ही, साथ में जो अन्य कोचिंग्स में, जो प्रतिष्ठित संस्थानों में और इस तरह की जो बड़ी राष्ट्रीय स्तर की संस्थाएं हैं, वहाँ से भी बहुत सारे प्राध्यापक, बहुत सारे ट्रेनर्स यहाँ आएंगे, जिससे कि उनको ट्रेनिंग दी जा सके और किस तरह से काम करना है उसको बताया जा सके। अभी हम प्रीलिम्स की तैयारी करा रहे हैं और प्रीलिम्स के रिजल्ट्स के आधार पर हमें आश्वासन मिला है कि मेंस और इंटरव्यूज के लिए भी हमें धनराशि प्रदान की जाएगी और ये कार्यक्रम संचालित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ में मेरठ रेंज के डीआईजी कलानिधि नैतानी ने पुलिस लाइन की विभिन्न शाखाओं का वार्षिक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने 2 थानों का भी औचक निरीक्षण किया।
थानों का निरीक्षण के दौरान पुलिसकर्मियों में अफरा तफरी का माहौल बन गया। इसके अलावा उन्होंने उच्च कोटि के टर्नआउट व बेहतर ड्रिल के लिए पुलिसकर्मियों को भी सम्मानित किया। डीआईजी ने व्यवस्थाओं में सुधार करने के निर्देश भी दिए। अपराधी के खिलाफ सख्त कार्रवाई का निर्वहन करते हुए जिम्मेदारी से पुलिसकर्मियों को ड्यूटी करने का निर्देश दिया है। थाने का क्या कुछ कमियां पाई गई, क्या निर्देश दिए गए? आज जनपद हापुड़ में विभिन्न शाखाओं का निरीक्षण किया गया है। प्रातः काल से ही पहले पुलिस लाइन का निरीक्षण था, फिर थाना धौलाना का, और इसके बाद अभी इस समय ये थाना कोतवाली देहात यहाँ पर निरीक्षण किया जा रहा है। सरकार, शासन व पुलिस मुख्यालय की मंशा अनुसार जो जितने भी हमारी प्राथमिकताएं हैं, चाहे वो महिला संबंधी अपराधों के रोकथाम के लिए हों, मिशन शक्ति केंद्र हैं, उनका निरीक्षण किया गया। इसके अलावा जो हमारे ग्राम प्रहरी हैं, उनसे क्षेत्र की जानकारी ली गई, उनकी सतर्कता को भी चेक किया गया। हमारे जो सब इंस्पेक्टर हैं वो कितना सतर्क हैं, उनकी विवेचनाओं की क्या स्थिति है, इस बारे में चेक किया गया। असलहों का रख रखाव, अभिलेखों का रख रखाव, और कुल मिलाकर के कैसे हम थानों को आगंतुक सुलभ बनाएं। जो भी शिकायतें लोग लाते हैं उसमें तुरंत प्राथमिकी दर्ज हो, दर्ज होने के बाद विवेचना समय से हो, जो उसमें अपराधी इन्वॉल्व हैं उनकी समय से धरपकड़ हो, माननीय न्यायालय के आदेश, वारंट आदि भी समय से तामील हो, और कुल मिलाकर के एक उचित माहौल थाना क्षेत्र में बने जिसमें अपराधी हतोत्साहित हों और आम जनमानस को सुकून मिले। सर, आपकी तरफ से जैसे कि ऑपरेशन नकेल चलाया जा रहा है, तो हापुड़ शहर में अवैध अतिक्रमण और जाम की जो है समस्या एक लोगों के लिए बड़ी समस्या बनी है, उसके लिए क्या पुलिस की तरफ से किया जा रहा है? ऑपरेशन नकेल जो है ये बेसिकली सीजर्स का है कि जो अवैध तरीके से कुछ वाहन होते हैं, कुछ मॉडिफाइड से होते हैं, और जिनका कोई कागज़ भी नहीं है वो भी चल रहे हैं, जो सड़क पे जब चलते हैं तो ये अन्य लोगों के लिए भी घातक होते हैं। इसके अलावा अतिक्रमण का संबंधित विभाग भी अभियान चलाते हैं, सभी जनपदों में वो चल रहा है। और इससे पहले हम लोगों ने जैसे ऑपरेशन ब्लैक कैट चलाया था, काली फिल्म वाले वाहनों, काली फिल्म जो है वाहनों से हटाई गई थी, उसमें भी काफ़ी हमको सफलता मिली। इस नकेल में भी हम लोग जो हैबिचुअल वायलेटर्स हैं उनका हम लोग लाइसेंस भी निरस्त करवाएंगे, और सीजर्स की कार्रवाई भी इसमें चल रही है और लगातार चल रही है, आगे भी जारी रहेगी। सर्दी आ रही है, चोरी की रोकथाम को लेकर क्या तैयार? उसके लिए कुछ जो पिछले 10 साल के हमारे इस अपराध में लिप्त जो अपराधी हैं उनका सत्यापन कराया जा रहा है, और जो भी हर घटना के चोरी घटना पे क्षेत्राधिकारी का जाना अनिवार्य किया गया है कि वो मौके पे जाएंगे, और जो पुराने गैंग हैं उसको वर्कआउट भी किया जा रहा है। तो फिलहाल इस पे एक रोकथाम लगी है, आगे भी ये कार्रवाई जारी रहेगी। जो बार बार इस तरह के अपराध जिन्होंने किया है उन पर गैंगस्टर की कार्रवाई भी हम लोग कर रहे हैं। धन्यवाद। थैंक यू। अभी के लिए इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए पल्स 24 न्यूज के साथ। अब तक के लिए नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने की है पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन तो आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का, और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन।